हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड टॉप 50 MCQs देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जलियांवाला बाग पूछा जाता है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। उस समय अमृतसर में लागू मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। एक क्वेश्चन देखिए हमेशा बनता है कि किसने गोली चलाने के आदेश दिए थे, तो जनरल डायर के द्वारा आदेश दिया गया था गोली चलाने का जलियांवाला बाग पर। और इसकी जो डेट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919। चोरी चोरा घटना जो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, ये किससे संबंधित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाना, यही चोरी चोरा की घटना थी। देखिए चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 कार्यकर्ता और 3 नागरिक मारे गए थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। A.O. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम पूछा जाता है इसलिए याद रखना है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या A.O. ह्यूम ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो देखिए किसके द्वारा ये कथन कहा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। देखिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका ए हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया और इसके बाद यह दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। तो ये दोनों ही डेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती स्थित अपने आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ मार्च करना शुरू किया। दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी कर ली थी। 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तटीय शहर दांडी पर नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून टूटा है और उन्होंने यात्रा कब शुरू की है? तो 12 मार्च 1930 को। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के लिए। देखिए नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दे, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। तो ये जो सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट करेक्ट है, मतलब उपयुक्त सभी। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? देखिए बहुत पूछा जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो कब हुआ था ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? देखिए स्टेटमेंट किसके द्वारा आया है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। लाला लाजपत राय के द्वारा ये कथन कहा गया था। 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे। इससे नाराज अंग्रेजी सिपाहियों ने लाला लाजपत राय समेत सभी क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया। इसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी। इस दौरान उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो देखिए कौन सा समाचार पत्र है वो? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। केसरी जो समाचार पत्र है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था। देखिए केसरी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने लिखा था। उन्होंने 2 समाचार पत्र, केसरी जो कि मराठी में था और मराठा जो कि अंग्रेजी में था, ये शुरू किए थे। उन्होंने गणपति महोत्सव 1893 में, शिवाजी महोत्सव 1895 में इसका आयोजन शुरू किया था। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इतनी बातें आपको तिलक जी के बारे में याद रखनी है। चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो देखिए इनमें से किसने आमंत्रित किया था गांधी जी को? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए। देखिए चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। चंपारण के समृद्ध किसान राजकुमार शुक्ल इस शोषण के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें कई तरीके से प्रताड़ित भी किया था। वे चाहते थे गांधी जी यहाँ आकर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लोगों को एकजुट करें, इसलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण में बुलाया था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। तो देखिए किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अनुशीलन समिति का अर्थ है स्व संस्कृति संघ। देखिए सान्याल को भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता है।
सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। देखिए चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना की थी। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया था। इनका प्रसिद्ध नारा क्या था, तो दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और साथ ही इनकी आत्मकथा का क्या नाम था, तो द इंडियन स्ट्रगल। ये सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा का नाम था। तो इतने जो पॉइंट है ये आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में याद रखना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए इनमें से किसके द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। देखिए अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में नासिक में की थी। इसका प्रारंभिक नाम मित्र मेला था। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। बाद में 1904 में इसका नाम बदल दिया गया था और अभिनव भारत इसका नाम कर दिया गया था। दिसंबर 1912 दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम हमलों के पीछे किसका दिमाग था, तो देखिए इनमें से किसका दिमाग था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, रास बिहारी बोस जी का दिमाग था। जो वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम हमला हुआ था उसके पीछे रास बिहारी बोस ने 1912 में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका, परंतु वहां बच गया। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस नाम से मुकदमा चलाया गया, जिसके कारण इस घटना का नाम दिल्ली षड्यंत्र केस पड़ा। इस षड्यंत्र के तहत अवध बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास और अमीर चंद्र दोषी पाए गए एवं उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1924 में वाइकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो देखिए इनमें से कौन थे जिन्होंने वाइकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, के.पी. केशव मेनन के द्वारा वाइकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। के.पी. केशव मेनन वर्ष 1924 में केरल में वाइकॉम सत्याग्रह के नेता थे। उनकी मांग अछूतों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने की थी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, अली ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। खिलाफत आंदोलन जिसे खलीफा आंदोलन या भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 1920 के दशक के मध्य तक खिलाफत नेताओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से हाथ मिला लिया था। तो ये जो दो नेताओं के नाम है अली बंधुओं के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था, तो देखिए कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अरविंदो घोष। ये अलीपुर बम कांड में शामिल थे। देखिए अलीपुर बम कांड मामले की साजिश 1908 में हुई थी। इसे माणिकतोला बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे। श्री अरविंदो को संगठन से जुड़े कई बम आरोपों के बाद एक सार्वजनिक स्टूडियो में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जहां उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा था। राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े थे, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र से जुड़े थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जो ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। ये राजनीतिक डकैती थी और ये घटना छोटे से शहर काकोरी में हुई थी। लखनऊ सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहिड़ी और रोशन सिंह ने लूट लिया था। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना गया है।
कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो देखिए कौन से अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी अलग अलग हो गए थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी नेता अलग अलग हो गए थे, मतलब इनका विभाजन हो गया था। कांग्रेस के जो दोनों ही नेता थे, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गई थी। इसी को सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए किस वर्ष गठित हुई है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 दिसंबर 1920 को इसकी स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 दिसंबर 1920 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैकडॉनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? तो देखिए किससे पहुंचा था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, ये मैकडॉनल्ड अवार्ड में दिया गया था। इससे गांधी जी को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत या दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया गया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो देखिए इनमें से क्या उत्तरदायी कारण था क्रिप्स को भारत भेजने के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, इसी के लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो देखिए कब पारित किया गया है ये पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का आह्वान किया। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो देखिए इनमें से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भारत की आज़ादी के समय? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। ये भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। वह 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता रहे। 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो किस संस्था की स्थापना की गई? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को कलकत्ता के एक बैरिस्टर प्राणनाथ मित्रा द्वारा की गई थी। इसका नेतृत्व श्री अरविंदो घोष के छोटे भाई बारेंद्र कुमार घोष ने किया था। निम्नलिखित में से किसने 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन 1938 में किया गया था। भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास 1938 में हुआ। उस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी।
पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी प्रावधान। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलितों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मतलब ABC ये तीनों ही करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन उपयुक्त सभी यहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए केवल 71 सीटें निर्धारित की गई थी, जबकि पूना समझौता के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी। इस समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? देखिए होम रूल पूछा भी जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। देखिए होम रूल का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहां के स्थायी नागरिकों के द्वारा ही चलाया जाता है। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी। ऐसे ही एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। यही रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था। देखिए ये एक्ट 19 मार्च 1919 को लाया गया एक अधिनियम था। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती थी। उसे अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। इस एक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया और सरकारी दमन, इस एक्ट के विरुद्ध सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए थे और उन्होंने इसे काले बिल का नाम दिया था। तो ये कब आया है? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, जिसमें अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना, ये सभी करेक्ट है। मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधियां व अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया जाए, जिला म्युनिसिपल वार्डों के मनोनीत सदस्य अपने पदों से त्यागपत्र दे दें, सरकारी दरबारों, स्वागत समारोह व सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भाग ना लें। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? देखिए किस आंदोलन से खिन्न हो गए थे वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, चोरी चोरा कांड के कारण। ये एक ऐसी घटना थी जिसने गांधी जी को बहुत ज्यादा खिन्न कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, लेकिन चोरी चोरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। देखिए फरवरी मार्च दोनों आता है यहाँ पर। फरवरी मार्च 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इस आयोग को इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। पहली बार यहाँ फरवरी मार्च 1928 में भारत आया था, जबकि दूसरी बार वह अक्टूबर 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो देखिए इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। देखिए वैलेंटाइन शिरोल एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि दी थी।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अरविंदो घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। अरविंद घोष ने भी की थी, इसलिए तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैगिंग इंस्टीट्यूट या भीख मांगने वाली संस्था कहा था। भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो देखिए कौन सा बिल था जिसके विरोध में ऐसा किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। देखिए क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। दोनों बिल का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाना था, इसीलिए इसके विरोध में बम फेंका गया था केंद्रीय विधानसभा में। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? तो देखिए कब चलाया गया है ये, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ये आंदोलन सन 1919 से 1924 तक चला था। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध को हटाना था। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्जन वाइली की हत्या की गई थी। मदन लाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1909 में विलियम कर्जन वाइली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गदर पार्टी की स्थापना किस जगह पर हुई थी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से की गई थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसके अध्यक्ष थे, जो पहले अध्यक्ष बहुत पूछा भी जाता है, तो सोहन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष थे। चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का प्रमुख कौन था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्यसेन। ये चटगांव के पुलिस शस्त्रागार हमले का प्रमुख था। सूर्यसेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का सफल नेतृत्व किया था। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए तात्कालिक कारण क्या हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का? तो करेक्ट ऑप्शन ए है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। यह स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था। देखिए जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यही तात्कालिक कारण है और ये एक व्यापक आंदोलन था जो 6 साल तक चलता रहा था। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यही सोचकर गाड़ी पर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं।
30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। ये भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। उन्होंने वर्ष 1946 से 1947 के दौरान भारत की अंतरिम सरकार और भारत की संविधान सभा में भी कार्य किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए इनमें से किसके द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, जतींद्रनाथ मुखर्जी के द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। जतींद्रनाथ मुखर्जी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक क्रांतिकारी थे। जतींद्रनाथ मुखर्जी के बचपन का नाम जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय था। अपनी बहादुरी से एक बाघ को मारने के कारण ये बाघा जतिन कहलाते थे और इनको ज़्यादातर बाघा जतिन के नाम से ही जाना जाता था। वे युगांतर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। उस समय युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारी आक्रामकों का एक प्रमुख संगठन था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो देखिए किस वर्ष किया गया था ये प्रयास? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका था। दुर्भाग्य की बात यह रही कि उस बग्गी में किंग्सफोर्ड मौजूद नहीं था। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारे गए थे। पुलिस ने घिरा देख खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी थी, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। देखिए 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई। यहाँ एक क्रांतिकारी दल था जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी थे और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण आदि युवा क्रांतिकारी भी इसके सदस्य थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किस वर्ष गठित हुआ है और कहाँ मुख्यालय है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस केस में सजा सुनाई गई? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। उन पर ब्रिटिश अफसर एसएसपी जॉन सैंडर्स की लाहौर में हत्या का आरोप था। इस मामले को लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। सैंडर्स को देखिए उन्होंने गलती से मार दिया था। उनका जो असली निशाना था वो एक और पुलिस अधिकारी था, जेम्स स्कॉट, उसे मारना चाह रहे थे वो, जिसने लाठी चार्ज करवाया था और जिसके कारण लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। तो जेम्स स्कॉट को मारना था लेकिन गलती से सैंडर्स की हत्या हो गई थी। यही केस लाहौर षड्यंत्र कहलाता है, जिसके लिए इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो देखिए इनमें से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे लाला लाजपत राय? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मेजनी को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। लाला लाजपत राय इटली के क्रांतिकारी मेजनी के जीवन व्रत को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे थे। मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी इनके द्वारा किया गया था। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।